ये बता दीजिए कि जो आर्टिकल 3 है कानून शहादत ऑर्डर 1984 का, उसके अंदर एक सवाल है, मेन सवाल, हु कैन टेस्टिफाई, इसका क्या जवाब है? Quote. Sorry, who can testify? Any person can. एनी पर्सन कैन टेस्टिफाई। तो मतलब ये हुआ, जो जनरल प्रिंसिपल है वो ये है कि कोई भी बंदा गवाही दे सकता है। जैसे भी हमने सेक्शन 9 पढ़ा था ना सिविल कोर्ट का, कि जनरल प्रिंसिपल ये है कि सिविल कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ अल्टीमेट ज्यूरिसडिक्शन। अगर मना किया जाएगा तो स्पेसिफिकली किया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो एविडेंस के हवाले से है कि एवरीवन कैन टेस्टिफाई, ठीक है, कि हर बंदा जो है वो गवाही दे सकता है। अब इसके अंदर जो ममनुआत हैं, जहां कहा गया कि कौन कौन नहीं दे सकता, वो बेसिकली एक्सेप्शन है, ठीक है। तो पेपर में पूछेगा कि व्हाट इज द जनरल प्रिंसिपल रिगार्डिंग गिविंग एविडेंस, तो जनरल प्रिंसिपल यही है, एवरीवन कैन टेस्टिफाई। तो वहां पर आपने ये कंफ्यूज नहीं हो जाना अगर वो जनरल प्रिंसिपल पूछे तो, ठीक है। बाकी जितनी चीजें हैं वो एक्सेप्शन में फॉल करती हैं। अच्छा जी, ये आर्टिकल मुझे, हाँ ओके, पहली चीज तो हमने ये डिसाइड कर ली कि ऑल पर्सन शेल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। अच्छा, इसका एक्सेप्शन कौन कौन सी है? इसमें कहता है अनलेस द कोर्ट कंसिडर्स दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस पुट टू देम और गिविंग आंसर्स टू दोस क्वेश्चंस, ठीक है, बाय टेंडर ईयर्स, एक्सट्रीम ओल्ड एज, disease, whether of body or mind or any other cause of the same kind। अब यहाँ पर वो हमें सिर्फ ये बता रहा है कि अगर तो कोई ऐसी सिचुएशन हो कि जो विटनेस है वो आपके क्वेश्चन को अंडरस्टैंड ना कर पाए, ठीक है, और वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो डेफिनेटली रैशनल आंसर भी वो विटनेस नहीं दे सकता। ठीक हो गया। अब वजूहात उन्होंने बताई हुई है कि वो कौन कौन सी वजह हो सकती है। टेंडर ईयर्स, टेंडर ईयर्स क्या है? छोटा बच्चा है, वो भी उसकी इतना काम नहीं करती। या फिर एक्सट्रीम ओल्ड एज है, तो बच्चा और बूढ़ा आपको पता है बराबर होते हैं, तो बहुत ज्यादा वो बाबा जी बूढ़े हो गए, उनको भी समझ कुछ नहीं आती कि वो क्या कोई पूछ रहा है, क्या मैंने बताना है, तो ये भी हो सकता है। डिजीज, वेदर ऑफ बॉडी और माइंड। अच्छा, मुझे कोई ये बताए कि क्या ये जो बॉडीली डिजीज है इसकी वजह से कोई बंदा प्रिवेंट हो सकता है एविडेंस देने में? नहीं नहीं नहीं। इतने यकीन से आपने कैसे कहे? कुछ एक्सप्लेन करें फिर अपने आंसर को। सर देखिए, उसके सेंसेस तो काम कर रहे हैं ना, बोल भी सकता है, दिमाग भी यूज कर सकता है, फिजिकली अनफिट है ना, वो तो उसको उठा के भी ला सकते हैं। ओके गुड, अच्छा आपने माइंड यूज किया। अब नहीं नहीं, ठीक है, ठीक जवाब है आपका। लेट्स से कि एक बंदा जो है वो अ, देख नहीं सकता, ठीक हो गया, और वो बोल भी नहीं सकता, तो उस सूरत में उसका एविडेंस किस तरीके से आप लेंगे? अंधा है, लेक्चर्स की सूरत में सर। क्या नहीं कर सकता? अंधा है, ही इज ब्लाइंड, ही कैन नॉट सी। ओके, एविडेंस देगा, उसने कुछ देखा ही नहीं होगा तो। हाँ, उसने कुछ देखा ही नहीं होगा, यही मैं पूछ रहा हूँ। तो लेकिन सुना तो है ना। हो सकता है उसने महसूस किया हो सर। एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाए। ये जो सुनने वाली बात की है आपने, ये कहाँ से की है आपने? एक उसके कान तो है ना, वो डेफ तो नहीं है। अब देखें, आर्टिकल गालिबन 71 है जो कि बात करता है कि ओरल मस्ट बी डायरेक्ट, ठीक है। आर्टिकल 71 आप लोग कर लें, तो आर्टिकल 71 में वो कहते हैं कि जो ओरल एविडेंस है दैट मस्ट बी डायरेक्ट इफ इट रेफर्स टू द साइट ऑफ समथिंग। अगर वो कुछ देखने से मुतल्लिक है तो विटनेस आकर कहेगा कि मैंने खुद उसको देखा है। अगर वो सुनने से मुतल्लिक है तो विटनेस आकर खुद कहेगा कि मैंने वो चीज सुनी है। अगर वो किसी और सेंस से रिलेटेड है, ठीक है, तो फिर विटनेस आकर कहेगा कि मैंने उस सेंस से उस चीज को परसीव किया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एविडेंस डिफरेंट शेप में, डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है। और ये जो बॉडीली डिजीज है ये एक्चुअली उसकी राह में रुकावट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उस टाइप के एविडेंस के लिए बॉडीली डिजीज मौजूद है तो फिर वो डेफिनेटली एविडेंस नहीं दे सकता। अच्छा, एक और चीज मुझे बताएं, लेट्स से कि एक बंदा है,
ये भी पॉसिबल है कि वो देख भी सकता है, वो सुन भी सकता है, वो सारा कुछ कर सकता है। लेकिन क्या हुआ कि उसने सारा कुछ देखा, लेकिन उसी ट्रांजैक्शन की वजह से वो शॉक में चला गया, एक बंदा कत्ल हो गया उसके सामने, उसका इतना ज्यादा मेंटल शॉक हुआ कि वो कोमा में चला गया। अब जब कोमा में चला गया तो डेफिनेटली वो एविडेंस तो नहीं दे सकता। अब वो समझ भी रहे। सर लिख सकते हैं, सर लिख सकता है ना, कोमा में चला कैसे गया तो कोमा लिखेगा में कैसे? ले सकते लिखेगा कैसे भाई? ठीक है। तो हैं, लिख के दे सकता है सर। हाँ, तो मतलब सिर्फ बात करने का ये कि कोई भी चीज जो कि ये राह में रुकावट बन जाए तो फिर उस हवाले से वो बंदा फिर एविडेंस नहीं दे सकेगा। ठीक है, तो सिंपल उन्होंने फॉर्मूला आपको बता दिया। अब ये सारी डिस्कशन के बाद एक ही बात बचती है और एक ही फॉर्मूला बचता है, वो क्या है कि जो विटनेस आया है कोर्ट के अंदर एविडेंस देने के लिए, क्वेश्चन को समझ भी सके और उसका रैशनल आंसर भी कर सके। अब कौमे वाला बंदा हो सकता है कि वो रैशनली उसको सुन सकता है, वो समझ सकता है कि मेरे से क्या पूछा जा रहा है, बट ही इज नॉट एबल टू गिव द आंसर बिकॉज ऑफ हिज बॉडीली डिजीज। तो ये वाली बात हम यहाँ पर ऐसे क्लोज करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद इन्होंने एक और चीज यहाँ पर बताई हुई है, वो चीज क्या है, तो आगे मैं पढ़ रहा हूं। प्रोवाइडेड दैट पर्सन शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई if he has been convicted by a court for perjury or giving false evidence। अब मुझे ये बताएं कि ये परजरी और फॉल्स एविडेंस ये क्या होता है, परजरी क्या है, और ये कौन से लॉ में सर झूठ, झूठी शहादत देना। सर गलत बयानी करेगा या झूठ से, गलत बयानी करके झूठ से मतलब झूठ बोल के एविडेंस देगा। जी, गलत बयानी और झूठ, बिल्कुल ऐसी ही बात है। और कोर्ट ने फिर उसको क्या किया हुआ है, कन्विक्ट किया हुआ है। मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा था कि रेलेवेंट सेक्शन मुझे बता दें काइंडली पीपीसी का। पीपीसी का जी, सर, किसी को याद है तो बता दें। पीपीसी का जी, पीपीसी का ना, परजरी की कन्विक्शन कहाँ पर आप लोग देखेंगे 193 193 193। 190 ओके 193 पीपीसी। ठीक है, जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये लिखते जाएं, और कोई चीज इनमें से आगे पीछे हो या गलत हो तो कल फिर आपने मुझे भी करेक्ट करना है। ठीक है, ओके। सर 193 है, पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस। 193 यहाँ पर कहता है कि एक बंदा जिसको परजरी के अंदर सजा हुई हुई है, कन्विक्शन का क्या मतलब है, एक तो होता है ना सिर्फ इल्जाम लगना, नो, ही हैज बीन कन्विक्टेड, कन्विक्शन हो गई, इम्प्रिजनमेंट में साबित हो गया कि इसने झूठी शहादत दी थी, तो वो बंदा फिर उसकी जो कॉम्पिटेंस है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर है। पहले जितनी हमने चीजें पढ़ी हैं वो उसकी फिजिकल स्टेट से, जो उसकी हालत है उससे रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर जो भी हम देख रहे हैं दैट इज टेक्निकल या बाय लॉ आप कहेंगे, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, ही इज प्रिवेंटेड टू गिव एविडेंस, वो डिस्क्वालीफाई हो गया है, इनकॉम्पिटेंट। उसके बाद प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविजंस ऑफ द फर्स्ट प्रोविजो शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन अबाउट whom the court is satisfied that he has repented thereafter and mended his ways। ठीक है, repent क्या मतलब होता है, सुधारना, नहीं पछताना, repent का पछतावा मतलब है पछताना, और mended का मतलब होता है सुधारना। सुधार गया वो। सुधर गया, अच्छा बच्चा बन गया। ओके, तो ये पता कैसे चलेगा कि वो अच्छा बच्चा बन गया या नहीं बना। कोर्ट के पास, मेरे जहन में वैसे क्वेश्चन आया था कि कोर्ट के पास वो कौन सा तरीका है, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, या कोई ऐसी डिवाइस है जिससे पता चले कि वो बंदा सुधर गया हुआ है। इसे तज़किया तो शहूद में नहीं देखेंगे। नहीं, तज़किया तो शहूद पे अभी हम बाद में आते हैं, वो नीचे वाला पैराग्राफ है। मैं आप लोगों से सर ड्यूरिंग कन्विक्शन उसका बिहेवियर देखा जाएगा, बिहेवियर देखा जाए, जैसे आप कहते हैं डिमीनर ऑफ अ विटनेस, डिमीनर का वर्ड सुना होगा आपने, डिमीनर ऑफ अ विटनेस। ठीक है, इसको देखिए होता है। ठीक है, लेकिन मेरे जहन में एक और चीज आई थी, वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। देखिए, कोरोबोरेशन नहीं आप रखेंगे कहीं पर भी, कोरोबोरेटरी पीस ऑफ एविडेंस। राइट, देखिए ना, पहले उसने एक स्टेटमेंट दी, ठीक है, और जो आपको एविडेंस मिला बाकी केस पूरे में, वो बिल्कुल एक डिफरेंट स्टोरी हमें बता रहा था। लेकिन हो सकता है कि बाद में वो बंदा आए, ठीक है, या फिर उसी केस के अंदर पॉसिबल है
कि भाई उसको कन्विक्शन होगी झूठी गवाही देने पर, फिर वही गवाही उसी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड वो किसी फोरम पर किसी जगह पर दोबारा देने के लिए आता है। अब वो कहता है जी कि मैं मतलब है कि ऑन ऑथ कह रहा हूँ कि मैंने पहले गलत बयान दिया था, अब ये है कि मैं एफिडेविट जमा करवाता हूँ अपना, अदरवाइज भी कि मैं तौबा ताइब हो गया हूँ, ठीक है, और ये मेरी जो है ये असली शहादत है। अब पॉसिबल है कि जो बाद वाली स्टेटमेंट वो दे रहा है उसकी कोरोबोरेशन भी हो रही है अदरवाइज, ठीक है। तो दैट कुड बी अ टूल, वो एक टूल हो सकता है कि जैसे कोर्ट समझ सके कि हाँ यार ये अब थोड़ा सा ज्यादा बेहतर एक पीस ऑफ एविडेंस है, या फिर इसकी कोरोबोरेशन भी हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं, अस्यूम कर सकते हैं कि दैट इज द करेक्ट पीस ऑफ एविडेंस, ठीक है। तो बहरहाल जो भी है दिस इज अपॉन द कोर्ट, कोर्ट ने ये डिसाइड करना है कि उस बंदे ने रेपेंट कर लिया है या नहीं किया। डेफिनेटली आप में से जो आयशा ने बात की है कि अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, ठीक है, तो वो वाली बात भी हो सकती है, उसका बिहेवियर या सर्कमस्टांसेस देखे जा सकते हैं। ओके, बाकी अब आ गया वो तस्कियतु शहूद वाली बात। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कोर्ट शैल डिटरमिन द कॉम्पिटेंस ऑफ अ विटनेस in accordance with the qualifications prescribed by the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah for a witness, and where such witness is not forthcoming, the court may take the evidence of a witness who may be available. तो मतलब अब ये कहना है कि आखिरी लाइन लिख करना, उसने पहले वाली जितनी भी वो कुरान सुन्नत वाली बात है उसको उसने कंप्लीटली फारिग कर दिया, ठीक है। तो अब तस्कियतु शहूद इसकी हम डिटेल में नहीं जाते, आपसे सिर्फ पेपर में जो हमने पढ़ी हैं चीजें वही पूछी जा सकती हैं। ये पूछ सकता है कि तस्कियतु शहूद का जो प्रिंसिपल है ये कौन से आर्टिकल के अंदर मौजूद है, आपका जवाब होना चाहिए आर्टिकल 3। आर्टिकल 3, ठीक है, तो यहाँ फिर वो कहेगा कि आर्टिकल 3 में इनमें से कौन कौन सी चीजें मौजूद है, नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मौजूद है। ओके, ठीक हो गया जी। तो इसमें बेसिकली ना हम प्रिंसिपल ऑफ जरूरत जो है, नीड, आप नेसेसिटी, नॉट नीड, नेसेसिटी, प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी के ऊपर अमल करते हुए आप लोग क्या करते हैं कि जो भी अवेलेबल रहता है वो आप बुला लीजिए, ठीक है, क्योंकि आजकल के जमाने में तस्कियतु शहूद पर शायद कोई एक बंदा भी पूरा नहीं उतरता। ओके, आगे एक्सप्लेनेशन है, अ ल्यूनेटिक इज नॉट इनकॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। एक जो ल्यूनेटिक है, ये भी जनरल प्रिंसिपल इसने बता दिया कि ल्यूनेटिक इज नॉट इनकॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। पेपर में पूछ सकता है कि व्हाट इज द जनरल प्रिंसिपल रिलेटेड टू द एविडेंस ऑफ अ ल्यूनेटिक। अब यहाँ पर भी जनरल प्रिंसिपल है कि जो ल्यूनेटिक है वो इनकॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है, ठीक हो गया। Unless he is prevented by his lunacy from understanding the question put to him and giving rational answers to them. अगेन उसने वही फॉर्मूला रख दिया जिसके ऊपर हमारी डिस्कशन खत्म हुई है कि विटनेस के लिए क्या जरूरी है, जो उससे पूछा जा रहा है उसको वो अंडरस्टैंड करे और उसके बाद वो उसका रैशनल आंसर दे सके, उसके रैशनल आंसर दे। जी बिल्कुल। तो ल्यूनेटी के लिए भी यही है। हो सकता है कि बाज़ औक़ात ये हमारे ल्यूनेटिक पाकिस्तान में खास तौर पर कुछ ऐसे होते हैं कि इनको ना बाकी सारी चीजों की समझ होती है जो अपने मतलब की होती हैं, तो कुछ चीजें होती हैं उनके अंदर ये ल्यूनेटिक होते हैं। तो पॉसिबल है कि अगर एक कत्ल हुआ है, ल्यूनेटिक है, उसको समझ नहीं आती, लेकिन इट इज पॉसिबल कि उसको ये पता हो कि ये कत्ल क्या होता है। एक बंदे की जान अगर आपने ले ली है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या इफेक्ट होता है। अगर एक बंदा किसी को छुरी मार रहा है तो कम से कम उसको ये तो पता होगा ना कि इससे बड़ी दर्द होती है और इससे बंदा मर सकता है। तो हो सकता है कि उसने ऐसी कोई ट्रांजैक्शन देखी हो, तो उसके बाद वो कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है। अच्छा, आर्टिकल के साथ हमने एक और चीज देखनी है, दैट इज आर्टिकल 17, जो हमारा आज का लास्ट आप कहने के टॉपिक होगा, उसके बाद हम उसको क्लोज करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए कितने विटनेस की जरूरत होती है? 2। रॉन्ग आंसर। कौन से फैक्ट्स को प्रूफ करने के लिए? हाँ, ये अब आपने अच्छा क्वेश्चन पूछे। मैंने ये बोला, देखे ना पेपर में भी आपको क्वेश्चन वो ऐसे ही दिखेगा और कंफ्यूज करेगा। किसी फैक्ट को, ठीक है, एनी फैक्ट कैन बी प्रूव्ड बाय हेल्प ऑफ हाउ मेनी विटनेसेस, 1 2 3 4 ऑप्शन में आएगा। जब वो सिंपल फैक्ट की बात करेगा ना
तो उसके अंदर हमें एक विटनेस काफी होता है, ठीक है। सिंपल फैक्ट की बात करेगा तो एक विटनेस उसमें काफी होता है। लेट्स से कि फैक्ट क्या है, ए ने बी का मर्डर किया या नहीं किया, इसके लिए कत्ल को साबित करने के लिए आपको कोई 50 गवाहों की जरूरत नहीं है। अगर एक विटनेस है, अच्छा विटनेस है, उसकी बेस के ऊपर सजा हो सकती है, ठीक है। जो दो विटनेसेस की बात है ना, वो आप हमेशा याद रखें, दैट इज इन द केस ऑफ फाइनेंशियल एंड फ्यूचर ऑब्लिगेशंस। ठीक हो गया ना। फाइनेंशियल या फ्यूचर ऑब्लिगेशन की सूरत में दो विटनेसेस की रिक्वायरमेंट होगी। इन मैटर्स परटेनिंग टू फाइनेंशियल और फ्यूचर ऑब्लिगेशंस इफ रिड्यूस्ड टू राइटिंग, ठीक है, इसके ऊपर भी आप गौर करेंगे कि अगर वो रिटन फॉर्म में आपके पास मौजूद है, क्योंकि डॉक्यूमेंट के लिए जब आपने एक डॉक्यूमेंट साबित करना होता है ना, कोई एग्रीमेंट, तो उसके लिए दो विटनेसेस होते हैं। आप लोगों में से जो प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं, आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट्स हैं, या फिर किसी इन्फोर्समेंट ऑफ एग्रीमेंट के कोई सूट्स हैं। एग्रीमेंट के ऊपर आप मार्जिनल विटनेसेस के दस्तखत कराते हैं ना, जब भी कोई एग्रीमेंट करते हैं, उसका क्या मकसद है? बेसिकली यू आर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 70। उसके अंदर कोई फाइनेंशियल या फ्यूचर ऑब्लिगेशन होगी, और उसके साथ आप दो बंदों को दो मार्जिनल विटनेसेस को आप गवाह बना रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से जब आपने वो डॉक्यूमेंट साबित करना है, तो फिर भी आपको वो दो विटनेसेस की जरूरत होगी, ठीक है। और दोनों विटनेसेस को आपको कोर्ट के अंदर भी बुलाना पड़ता है, और वो दोनों विटनेसेस आकर वो ये कहते हैं कि ये हमारे सामने लिखा गया था, इसके कंटेंट्स को हम दुरुस्त तस्लीम करते हैं, और फिर जो उन्होंने अपने सिग्नेचर किए होते हैं, अपने सिग्नेचर को भी वो शनाख्त करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एविडेंस। ये आपने याद रखना है, ठीक है, क्योंकि भी आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो ये चीजें आपको डेली देखनी पड़ेगी। जो सिग्नेचर विटनेस ने किया होता है, लेट्स से कि वो उस टाइम कहता है जी कि मेरा सिग्नेचर ही नहीं है, आपका तो केस चला गया ना, खराब हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो विटनेसेस की रिक्वायरमेंट है। इफ रिड्यूस टू राइटिंग, सर इसमें फीमेल भी चाहिए होती है ना? जी सॉरी, फीमेल विटनेस भी हो सकती है ना इसमें? इसमें एक मेल, देखिए जो कानून है ना, उसमें ये है कि एक मेल है, ठीक है, और अगर टू फीमेल नहीं है तो फिर फीमेल विटनेसेस दो होंगी, ठीक है। अब जी बिल्कुल। ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि चार, आप ये नहीं है कि दो मेल नहीं है तो चार आप फीमेल ले आए, नो, एक मेल का होना लाजमी है, ठीक है। बिल्कुल मेल हो जाए तो प्रेफरेबल है, अगर मेल नहीं होगा तो फिर वो दो फीमेल्स होंगी। इसकी वजह तो आपको पता ही है, बुलक्कड़ होती है। औरत की बात पे यकीन नहीं किया जाता ना सर इसमें। हाँ सर उस मैटर में ना जाए आप, यहाँ पे फीमेल की तादाद ज्यादा है। ठीक, आएगी वक्त, ओके, थैंक यू। ठीक है जी। सो दैट वन मेरी माइंड दी है, अब ये सॉरी ये लिखा हुआ है, मुझे पढ़ना पड़ा। If necessary and evidence shall be led accordingly, and in all other court may accept or act on the testimony of one man or one woman, or such other evidence as the circumstances of the case may warrant. अब देखे ना, पर इसका मतलब ये हुआ कि कोई विटनेस नहीं भी है, फिर भी एक चीज जो है वो साबित हो सकती है, ठीक है। तो उसने हमें बता दिया सारा कुछ, ओके ओके। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो प्रोविजन है ना, वो ये कहती है कि ये जो प्रोविजंस है ये हदूद या स्पेशल केसेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो हदूद केसेस हैं उसके अंदर कितने नंबर ऑफ विटनेसेस होने चाहिए वो आपको पता ही, ठीक है जी। अब जैसे ये जिना का ऑफेंस है, इसके अंदर 4 विटनेसेस की जरूरत है, ठीक है। इसी तरीके से जो थेफ्ट है, जो इस्लामिक बाकी सब में 2 रहता है, उसमें 2 विटनेसेस चाहिए होते हैं। इसी तरीके से जो ये वाइन ड्रिंकिंग है, इसमें भी 2 विटनेसेस चाहिए होते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि लेट्स से कि थेफ्ट का एक केस है 379, 380, 381 पीपीसी, इसके अंदर आपको 2 विटनेसेस नहीं मिलते, एक विटनेस मिलता है, तो क्या ये ऑफेंस साबित नहीं होगा? हो जाएगा सर, हो जाएगा। तो फिर ये 2 विटनेसेस कहाँ गए? सर अब दूसरा नहीं मिल रहा तो क्या किया जाए? आई विटनेस ही एक होगा। हदूद केसेस में क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट है। हाँ तज़किया तो शुहूद देखना होता है उसमें। हाँ, इसमें देखें सिंपल, ये तज़किया भी और नंबर भी दोनों चीजें। इसमें सिर्फ एक सेकेंड, इसमें सिर्फ ये बात होगी
कि हद नाफिज नहीं होगी। ठीक है, अब कोर्ट जो सजा देगी वो हद के तौर पर नहीं देगी, बल्कि वो क्या होगा, ताजीर के तौर पर देगी। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंस आ जाता है। बहुत शुक्रिया आपका मुझे बर्दाश्त करने के लिए इतना टाइम। तो मैं इजाजत चाहूंगा आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़।